हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखेंगे, उसका नगर नियोजन, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नगर नियोजन व्यवस्था और उसकी विशेषताएं। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी, आप लोग जानते होंगे, जब मैं कालक्रम पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था लगभग उसका समय क्या था, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो सोचिए, उतनी प्राचीन समय में, उस समय में हम लोगों को एक समुन्नत नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है, जिसको एक सुनियोजित तरीके से क्या किया गया था, उसके नगरों का विकास किया गया था। जैसे आज हम लोग नगरों को देखते हैं कि एक नियोजित ढंग से प्लान करके बसाया जाता है, उस समय हमें इस तरह के नगर क्या है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि उसके नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, आप लोग जानते होंगे कि अधिकांश जानकारी जो हम लोगों को मिली है वो किससे मिली है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल में भी रखा जाता है। तो वहां से उत्खनन से जो भी स्थल मिले हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर ही हम लोग उसके नगर नियोजन की विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक नगर क्या था, दो भागों में बटा हुआ था। आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो प्रत्येक नगर जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। एक पूर्व में होता था और दूसरा कहाँ पर होता था, पश्चिम में। जो पूर्व में होता था इसको क्या बोला जाता था, आवास क्षेत्र। इसको क्या बोलते थे, आवास क्षेत्र। और जो पश्चिम में होता था उसको क्या बोला जाता था, दुर्ग या गढ़ी। दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र। तो हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए, अगर आप लोग स्थलों का मानचित्र देखेंगे तो इस तरह बसे हुए थे, इस तरह, उसके बाद इस तरह थे, विभिन्न नगर बने हुए। तो इसमें क्या था, एक ऊंचा टीला था और निचला स्तर था। तो हम लोग देखते हैं कि जो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र था वो क्या था, ऊंचाई पर था। जो दुर्ग या गढ़ी था ये हमेशा क्या होता था, ऊंचाई पर होता था। और आवास क्षेत्र उसकी तुलना में क्या था, नीचे था। आवास क्षेत्र उसकी तुलना में क्या था, नीचे था। ये क्या था, नीचे था। अब देखिए, सामान्यतः अनुमान ये लगाया जाता है कि ऊपर कौन रहता है, जो समाज का उच्च तबका होता है, उच्च लोग होते हैं, जो शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। तो ऐसा इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया गया कि ये जो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र है ये क्या था, ऊंचाई पर था। और इसको क्या बोला जाता था, सीटाडेल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सीटाडेल। इसको क्या बोला जाता था, सीटाडेल। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कौन रहता था, प्रशासक वर्ग, जो संपूर्ण नगर की शासन व्यवस्था को क्या करता था, संचालित करता था। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि संपूर्ण सिंधु नगर मुख्य रूप से दो भागों में बटे थे। पूर्व में क्या होता था, आवास क्षेत्र, और पश्चिम में गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र क्या होता था, ऊंचाई पर होता था। और यहाँ पे कौन निवास करता था, प्रशासक निवास करते थे। और आवास क्षेत्र क्या होता था, गढ़ी क्षेत्र की तुलना में नीचे होता था। और यहाँ पे कौन निवास करता था, सामान्य जन। यहाँ पे कौन निवास करता था, सामान्य जन यहाँ पर निवास करते थे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी स्थल मिले हैं जहाँ पे
ये जो दुर्ग और आवास क्षेत्र हैं, इनकी अलग अलग क्या की गई है, किलेबंदी की गई है। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी अलग अलग किलेबंदी की गई है, और कुछ ऐसे भी स्थल है जिनकी किलेबंदी नहीं की गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे पश्चिमी सीमा है कौन सी है, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ का दुर्ग क्या था, सुतका गेंडोर का दुर्ग कहाँ पर था, एक प्राकृतिक चट्टान पर था। यहाँ का दुर्ग किस पर था, एक प्राकृतिक चट्टान पर था। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो के दुर्ग की क्या की गई है, किलेबंदी नहीं की गई है। यहाँ की किलेबंदी नहीं की गई है। तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा सैंधव स्थल है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई है, तो कौन सा है, चन्हुदड़ो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोथल और सुरकोटदा। कौन से दो स्थल, लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा। तो लोथल और सुरकोटदा क्या थे, ये दोनों अलग अलग टीले नहीं हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे कि दुर्ग और आवास क्षेत्र के अलग अलग टीले थे, लेकिन लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग टीले नहीं है, बल्कि दुर्ग और आवास क्षेत्र क्या दोनों एक ही टीले पर है, और इनकी एक साथ क्या की गई है, किले बंदी की गई है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो दुर्ग और आवास क्षेत्र है, इसकी अलग अलग किलेबंदी की गई है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सैंधव स्थल है जिसके नगर और दुर्ग नगर क्षेत्र की अलग अलग क्या की गई है, किलेबंदी की गई है। इसके अलावा एक स्थल हम लोग और देखे थे, धौलावीरा। धौलावीरा हम लोग देखे थे कि अन्य सैंधव नगरों की भांति ये अलग था। ये कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। तो इसकी किलेबंदी जो है 2 की एक साथ की गई थी और 1 की अलग की गई थी। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा सैंधव स्थल है जो 2 की बजाय 3 भागों में बटा हुआ है, तो कौन सा है, धौलावीरा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है सैंधव नगरों की, वो क्या है, इसकी जाल सदृश बसावट है। आप लोग अगर सैंधव नगरों को देखेंगे ध्यान से, तो आप लोगों को ऐसी ही जाल नुमा ही संरचना देखने को मिलेगी। देखिए, उसके जो नगर बसे हुए थे वो इस तरह थे। यहाँ पे भवन होते थे, यहाँ पे भवन होते थे, इस तरह, इधर भवन होते थे, इधर भवन होते थे, और यहाँ पे सड़कें होती थी, भवन होते थे। इस तरह एक जाल नुमा संरचना का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और इसकी जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को क्या करती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। पूर्व पश्चिम की सड़कें और उत्तर दक्षिण की सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी, समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो। तो हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हम लोगों को क्या मिला है, 33 फुट चौड़ा राजपथ मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ से राजपथ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से 33 फुट चौड़ा किया मिला है, हम लोगों को राजपथ मिला है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी उसकी सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में जैसी हम लोगों को सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती है, वैसी जल निकासी व्यवस्था हम लोगों को समकालीन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पे होता क्या था, मान लीजिए एक आवास क्षेत्र ए है, एक आवास क्षेत्र ए है, एक आवास क्षेत्र ए है, इसी तरह इस साइड भी आवास क्षेत्र होते थे। तो इस आवास क्षेत्र के पीछे से क्या होती थी, नालियां निकली होती थी। ये नालियां निकली होती थी और एक घर की छोटी छोटी नालियां
बाहर रोड पर आकर एक बड़ी नाली से क्या होती थी, मिल जाती थी। और इस बड़ी नाली का जल एक गड्ढे में जाकर क्या होता था, गिरता था। और यहाँ पर अपशिष्ट जमा होने के बाद फिर वो आगे बढ़ता था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो पकी ईंटों को हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये देखिए, इसकी एक सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था थी। ऐसा क्यों किया गया था, सफाई के लिए किया गया था। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जगह जगह मेन होल बने रहते हैं और उनको ढकने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे। इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा एक ऐसा सैंधव स्थल है जहां से हम लोगों को लकड़ी के नाली के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके नाली मिली है, लकड़ी की। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लकड़ी की नाली या पाइप का प्रयोग जल निकासी के लिए किस सैंधव स्थल में किया गया है, तो कालीबंगा में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। सामान्यतः सिंधु सभ्यता में हम लोगों को कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, जबकि इसी की समकालीन मेसोपोटामिया में हम लोगों को धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ईंटें थी वो किस रेशियो में थी, किस अनुपात में थी, 4:2:1। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा सैंधव सभ्यता के भवनों के निर्माण में एल आकार की ईंटों का भी क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। इतनी कुछ महत्वपूर्ण उसके नगरों की क्या है, विशेषताएं हैं। आप लोगों से इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो इन चीजों को खासकर याद रखिएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था, सिटाडेल या दुर्ग क्षेत्र, जो ऊंचाई पर होता था, जहाँ पे प्रशासक निवास करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी बसावट कैसी थी, जालीनुमा थी, जाल सदृश्य थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, समकालीन सभी सभ्यताओं से अच्छी थी। इसके अलावा पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसकी राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, सामान्यतः अगर देखा जाए तो शासन की 3 व्यवस्थाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक राजतंत्र, दूसरा प्रजातंत्र और तीसरा धर्मतंत्र। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए पर्याप्त अनुमान लगा पाना कठिन है कि यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या थी, प्रचलित थी। विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग अनुमान लगाया है कि यहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था प्रचलित रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हंटर महोदय क्या बताते हैं कि यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था थी, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मैके महोदय का क्या विचार था कि यहाँ पे किसका शासन था, प्रतिनिधि शासन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला है, एक दूसरे की जुड़वा राजधानी थी। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे की जुड़वा राजधानियां है, ये किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। और इन्होंने क्या बताया कि सिंधु सभ्यता में किसका शासन था, पुरोहित राजा का शासन था। जबकि हम लोग देखते हैं कि किसी भी सैंधव स्थल से हम लोगों को मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए इनके इस विचार का क्या किया जाता है, खंडन किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण विचार है और यही सर्वमान्य भी है, वो किसका है, डॉक्टर रामशरण शर्मा जी का।
ये क्या बताते हैं कि सिंधु सभ्यता में किसका शासन था? व्यापारियों के हाथों में। सिंधु सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी? व्यापारियों के हाथों में थी। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अगला सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि अधिकांश सैंधव स्थलों के उत्खनन से हम लोगों को क्या मिले हैं? महिलाओं की मृण मूर्तियां मिली हैं, अधिकांशतः नारियों की। तो उन्हीं मृण मूर्तियों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी। आप लोग देखे होंगे कि हड़प्पा से क्या मिला? एक मुहर मिली है जिस पर एक स्त्री क्या है? सिर के बल खड़ी है और उसके गर्भ से एक वृक्ष भी निकल रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उर्वरता की देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। इसके अलावा पृथ्वी देवी के रूप में भी उसकी पूजा की जाती थी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसी सामाजिक व्यवस्था थी? मातृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता था? परिवार को। अब देखिए, आधुनिक वर्ण व्यवस्था की तरह जैसे हम लोग देखते हैं आगे चलकर कि हम लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य तो पढ़े नहीं गए हैं जिससे स्पष्ट उल्लेख हो कि किस प्रकार के वर्ग रहते हों। जो भी हमें जानकारी मिली है उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से हम लोगों को अस्थि अवशेष मिले और सामग्रियां मिली है, उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार के लोग रहते थे? 4 वर्ग के लोग रहते थे। वो 4 वर्ग के लोग कौन कौन से थे? पहला विद्वान वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा कौन सा वर्ग है? व्यापारी तथा शिल्पी वर्ग, और चौथा कौन सा वर्ग है? श्रमिक वर्ग। तो हम लोग देखते हैं कि विद्वान वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो विद्वान वर्ग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, शिक्षक, जादूगर, ये सब किसके अंतर्गत आते थे? विद्वान वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब दूसरा वर्ग कौन सा था? योद्धाओं का था। तो देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से हम लोगों को किसके साक्ष्य मिले? तलवार के। तलवार के अलावा पहरेदार के भवन और प्राचीरों के अवशेष, पहरेदार के भवन, प्राचीरों के अवशेष और उत्खनन में जो तलवार मिली है उसके आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे एक योद्धा वर्ग का भी क्या था? अस्तित्व था। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा है? व्यापारी तथा शिल्पियों का, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर्णकार, कुंभकार, इन लोगों को देखते हैं। उसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण वर्ग है वो कौन सा है? श्रमिक। इसके अंतर्गत हम लोग किसको देखते हैं? चर्मकार, मछुए और कृषक। जो चौथा वर्ग है श्रमिक, इसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? चर्मकार, कृषक और मछुए को। अब हम लोग देखते हैं इनका भोजन। तो भोजन में ये लोग क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वस्त्र, तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में हम लोगों को ऊनी और सूती दोनों प्रकार के ये लोग वस्त्रों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, यहाँ से हम लोगों को किसके साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आप लोगों को मैं बताया था कि मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया में लाल रंग का कपड़ा मिला है, आलमगीरपुर से एक मृदभांड पर चिपका हुआ मिला है। तो इस आधार पे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि ये लोग वस्त्र का प्रयोग करते थे। वस्त्र में भी किसका? सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा
जो ये लोग कमर से ऊपर वस्त्र धारण करते थे उसको क्या बोला जाता था? वास बोला जाता था। और कमर से नीचे के वस्त्र को खासकर महिलाएं धारण करती थी, आधुनिक स्कर्ट की तरह था। टोपी भी ये लोग पहनते थे। आप लोग देखेंगे एक साल ओढ़े हुए हम लोगों को पुरुष धड़ भी मिला है। तो इस तरह हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषण प्रिय थे, उत्खनन में विभिन्न प्रकार के आभूषण मिले हैं। उसके बाद अगला क्या है? सौंदर्य प्रसाधन। तो ये लोग क्या थे? सौंदर्य प्रेमी थे, सौंदर्य प्रिय थे। अब इसका पता कैसे चलता है? तो आप लोगों को मैं बताया था कि हड़प्पा के उत्खनन से क्या मिला है? वैनिटी बॉक्स मिला है। इसके अलावा चनहुदड़ों से क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताया था कि कालीबंगा से एक कपड़े में लिपटा उस तरह मिला है जो जिससे पुरुष क्या करते थे? अपनी दाढ़ी बनाते थे। इसके अलावा काजल, कंघी, दर्पण, ये सभी चीजें मिली हैं। इन आधारों पर ये कहा जाता है कि ये लोग क्या थे? सौंदर्य प्रिय थे। अगला क्या है? मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले जो बच्चे थे, बच्चों के लिए क्या क्या था मनोरंजन का साधन? खिलौना। हम लोग देखते हैं कि विभिन्न खिलौनों के साक्ष्य मिले हैं, मृण मूर्तियों के भी मिले हैं। खिलौनों में आप लोग देखे होंगे कि बनावली से क्या है? मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। इसके अलावा पासे का भी मिला है, वर्गाकार पासे मिले हैं। तो पासे का भी प्रयोग ये लोग किसके रूप में करते थे? मनोरंजन के रूप में करते थे। नृत्य और संगीत का भी प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता था। आप लोग देखे होंगे कि हड़प्पा से स्लेटी चूने पत्थर की नित्य रत्न मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है। तो इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग नृत्य और संगीत प्रेमी थे। इसके अलावा शिकार करना भी इन लोगों का एक अन्य मनोरंजन का साधन था। अब अगला क्या है? अंत्येष्टि पद्धति। अंत्येष्टि में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार की अंत्येष्टि पद्धतियां थी। पहला क्या था? पूर्ण समाधिकरण। दूसरा आंशिक, और तीसरा दाह कर्म। तो ये 3 तरह की उन लोगों की क्या थी? अंत्येष्टि पद्धति थी। इसके अलावा आप लोगों को मैं जब महत्वपूर्ण सैंधव स्थल और महानगर के बारे में पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब वहां पर क्या होता था? दाह कर्म होता था। इसके अलावा रोपड़ में बताया हूं कि रोपड़ में पुरुष के साथ क्या किया गया? कुत्ते को दफनाया गया है। तो वहां पर क्या था? पूर्ण समाधि कर्म था। और आंशिक समाधान के अंतर्गत पहले शवों को क्या करते थे? बाहर खुले में छोड़ देते थे। जब पशु पक्षी उनको खा लेते थे तो बचे हुए भाग को क्या करते थे? दफना देते थे। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे? इसका महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक गतिविधि। तो सैंधव सभ्यता की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे? सबसे पहले पशुपालन। तो आप लोगों को पता होगा कि इनका सबसे प्रिय पशु क्या था? बताइए कमेंट कर। सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु क्या था? सबसे प्रिय पशु कुबड़दार बैल था। देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये सप्त सैंधव प्रदेश है एक तरह से, और यहाँ की मिट्टी क्या थी? उपजाऊ थी, प्रोडक्शन अधिक होता था और कृषि कर्म अधिक करते थे लोग। तो कृषि में किसका प्रयोग होता था? बैल का। ट्रांसपोर्टेशन में भी बैल का प्रयोग होता था, इसलिए इसका क्या था? ज्यादा महत्व था। तो इन लोगों का सर्वाधिक प्रिय पशु क्या था? कुबड़दार बैल। और हम लोग देखते हैं कि इनकी जो सर्वाधिक अंकन हुआ है वो किसका हुआ? एक श्रृंगी पशु का। एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक अंकन मिलता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए
कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था, तो कुंवरदार बैल लगाइएगा। और अगर इस तरह पूछा जाए कि किसका सर्वाधिक अंकन हुआ है, तो एक श्रृंगी पशु का। अब देखिए कैसे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि ये लोग पशुपालन करते थे। तो देखिए पशुओं की हड्डियां मिली हैं, इसके अलावा पशुओं की मृण मूर्तियां मिली हैं, मुद्राओं पर पशुओं का अंकन है, मृद भांडों पर चित्र बना है। तो इन सब आधारों पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये लोग विभिन्न पशुओं को क्या करते थे, पालते थे। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि रोपड़ में क्या किया गया है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मतलब ये लोग, कुत्ता इनका क्या था, पालतू पशु था। उसी तरह आमरी से मैं आप लोगों को बताया था कि आमरी से क्या मिला है, गैंडा मिला है। आमरी से गैंडा मिला है, तो गैंडे से ये लोग क्या थे, परिचित थे। ये हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि हाथी का कपाल, हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल मिला है। इसके अलावा ऊंट, ऊंट कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। घोड़ा, घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली है, सुरकोटदा से। इसके अलावा किससे परिचित नहीं थे ये लोग, सिंह से। सिंह से ये लोग परिचित नहीं थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, तो सिंह से परिचित नहीं थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पशु हैं जिनका ये लोग क्या करते थे, जैसे भैंस, भैंसा, गाय, इन सब से परिचित थे, लेकिन सिंह से परिचित नहीं थे। अगला हम लोग क्या देखते हैं, कृषि। तो कृषि के अंतर्गत आप लोग जानते ही होंगे कि जितने भी सैंधव स्थल हैं वो क्या है, किसी न किसी नदी के किनारे हैं। और नदी के आसपास की भूमि क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है। हम लोग देखे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पे क्या कहा जाता है कि उनका प्रोडक्शन सरप्लस था, तभी तो उसको स्टोर करने के लिए अन्नागार का प्रयोग किया जाता था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो लोग किन किन फसलों को उगाते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो लोग किन किन फसलों को उगाते थे। जौ, गेहूं, सरसों, चना, राई, चावल, जौ, चना, सरसों, राई, चावल, मटर और कपास। देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती की, जिसके कारण इन लोगों को क्या बोला जाता था, कपास को सिंडोम। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम क्या की, कपास की खेती की। इसी के कारण कपास को क्या बोला जाता है, सिंडोम बोला जाता है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताया था कि चावल का आंशिक रूप से हम लोगों को साक्ष्य मिला है, वो कहाँ से मिला है, लोथल और रंगपुर से। इसके अलावा बाजरा की भी ये लोग खेती करते थे। इसके अलावा और किस चीज की खेती करते थे, बाजरा की। और देखा जाए तो तरबूज, खजूर, अनार, नारियल, केला, नींबू, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। क्या क्या, तरबूज, खजूर, अनार, नारियल, केला, नींबू, इन सब का वो लोग क्या करते थे, उत्पादन करते थे। इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं कि कालीबंगा के प्राक हड़प्पा संस्कृति से क्या है, हमें हल से जुते खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से ही हम लोग देखे थे कि एक साथ दो फसलों के भी उगाए जाने के साक्ष्य मिले थे, जिसमें चना और सरसों को उगाया गया है। इसके अलावा बनावली से हमें
मिट्टी के खिलौने हल्का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की कृषि व्यवस्था क्या थी, काफी समृद्ध थी। सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण ही नगरों का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, उद्योग। तो हम लोग देखते हैं कि इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो कौन सा उद्योग है, वस्त्र उद्योग। अगला टॉपिक कौन सा है, उद्योग। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, वस्त्र उद्योग है। इसके बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा हम लोग और क्या देखते हैं कि यहां से हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि दो इंडस्ट्रियल एरिया थे, लोथल और चनहुदड़ो। यहां से हम लोगों को मनका बनाने का क्या मिला है, कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना मिला है। तो ये क्या थे, उद्योग नगर थे। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा लोथल से आप लोग देखेंगे आटा की चक्की भी मिली है। तो ये सब क्या थे, उद्योग नगर थे, लोथल और चनहुदड़ो मुख्य रूप से किसके, मनका बनाने के। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से आयताकार और वर्गाकार मुहरें मिली हैं। आयताकार और वर्गाकार मुहरें मिली हैं। और एक किसकी बनी है, सेलखड़ी की बनी हुई है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा से किस तरह की मुहरें मिली हैं, आयताकार और वर्गाकार, और वो किसकी बनी हुई है, सेलखड़ी की बनी हुई है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, माप में, माप तौल में हम लोग देखते हैं कि ये 16 के आवर्तों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। 16 के गुणक की इकाई के रूप में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, कपास किन किन धातुओं से परिचित थे, सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा, इन सब से परिचित थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से। तो यही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो व्यापार और वाणिज्य था वो किस पर आधारित था, विनिमय पर आधारित था। किस पर आधारित था, विनिमय पर आधारित था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जो व्यापार वाणिज्य था वो किस पर आधारित था, विनिमय पर, एक्सचेंज पर। किस पर आधारित था, विनिमय पर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, औद्योगिक नगर तो थे लेकिन इनके पास पर्याप्त रॉ मटेरियल नहीं होते थे, जिसके कारण ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से क्या करते थे, विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग गोमेद कहां से मंगवाते थे, गुजरात से, चांदी और टीन ये कहां से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, सोना कहां से मंगाते थे, कोलार से, तांबा सबसे अधिक यही पूछा गया है, तांबा ये लोग कहां से मंगाते थे, खेतरी और गणेश्वर, ये दोनों राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहां से मंगाते थे, खेतरी और गणेश्वर से, सोना कोलार से, चांदी और टीन अफगानिस्तान से, गोमेद गुजरात से। इसके अलावा नीलमणि बदख्शा अफगानिस्तान से। नीलमणि ये लोग कहां से मंगाते थे, बदख्शा अफगानिस्तान से। इसके अलावा
सॉरी, नीलमणि ये लोग कहाँ से मंगाते थे? महाराष्ट्र से। कहाँ से मंगाते थे? महाराष्ट्र से। और लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि ये लोग कहाँ से मंगाते थे? बदख्शा अफगानिस्तान से। लाजवर्द मणि कहाँ से मंगाते थे? बदख्शा अफगानिस्तान से। शिलाजीत भी मंगाते थे ये लोग। तो शिलाजीत कहाँ से मंगाते थे? दवा के रूप में इसका प्रयोग करते थे। शिलाजीत कहाँ से मंगाते थे? हिमालय से। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किसका प्रयोग किया गया है? मेल्हुआ के लिए किया गया है। तो वहां से और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के 4 केंद्र थे। तो इन केंद्रों के बारे में भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए उनको हम लोग देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के कितने महत्वपूर्ण केंद्र थे? 4 महत्वपूर्ण केंद्र थे। वो कौन कौन से हैं? सोर्तुघुई, ये कहां पर है? अफगानिस्तान। सोर्तुघुई अफगानिस्तान। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था दिलमुन, ये क्या है? बहरीन। इसको उगते सूर्य का भी देश कहा गया है। इसके अलावा माकन, माकन किसको बोला गया है? ओमान को। और फैलका, फैलका किसको बोला गया है? कुवैत को। इनको याद रखिएगा कि ये मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के 4 महत्वपूर्ण क्या थे? केंद्र थे। कौन कौन? सोर्तुघुई, दिलमुन, माकन और फैलका। ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम है। तो इस तरह सुमेलित करने के लिए भी दे सकता है या पूछ सकता है कि कौन महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो इनको आप लोग खासकर याद रखिएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा धार्मिक गतिविधि पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सैंधव स्थल के उत्खनन से विभिन्न प्रकार की मातृ देवी की क्या मिली है? मृण मूर्तियां मिली हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग क्या करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। देखिए, धर्म के 2 पहलू होते हैं, आप लोग जानते होंगे, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। तो यहाँ की लिपि को तो पढ़ा नहीं गया है, तो इस आधार पे हम लोग इनके आध्यात्मिक पहलू के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इनके भौतिक कर्मकांडीय पहलू के बारे में ही हम लोगों को जानकारी मिलती है। वो भी कैसे मिलती है? जो हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर क्या किया गया है? इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया गया। तो आप लोग देखे भी थे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब से विभिन्न मातृ देवी की क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। तो इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से योगी पुरुष की मूर्ति मिली है। इस आधार पर योगी की भी पूजा करते थे। पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। वृक्ष में पीपल और नीम के वृक्ष की पूजा करते थे। नाग की भी पूजा करते थे। लोथल से हम लोगों को सर्प का चित्र मिला है, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग नाग की भी क्या करते थे? पूजा करते थे। इसके अलावा लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे। जल पूजा करते थे। इसके अलावा प्रतीक पूजा करते थे। प्रतीक में स्वास्तिक का विशेष रूप से ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? अग्नि पूजा। अग्नि पूजा, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं लोथल और कालीबंगा। यहाँ से मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ से हम लोगों को अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग क्या करते थे? अग्नि पूजा करते थे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की थी। और यही देखिए, प्री के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इतना ही क्या है? काफी है। इससे अधिक चीजें नहीं पूछी जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो
तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।